कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ये जो खिलजी थे ये लोग आए थे गजनी और गौरी के समय में, और सल्तनत काल की व्यवस्था में ये सेना और अन्य प्रशासनिक पदों पर भर्ती हो गए थे, और ये सब सेना का कार्य प्रशासनिक और सब में काम कर रहे थे। बाद में इन्होंने देखा कि सल्तनत काल की व्यवस्थाएं सब अव्यवस्थित हो रही हैं। अंततः जब कैकवाद के पुत्र गुलाम वंश, इसके पहले का वंश गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कैकवाद का पुत्र, एक नाबालिग पुत्र क्यूमर्स हुआ, तो क्यूमर्स को जब गद्दी को बैठाया गया तो जलालुद्दीन खिलजी को उसका संरक्षक प्रदान हुआ। जलालुद्दीन खिलजी उसके संरक्षक बने, और जब भी संरक्षक बने तो उन्होंने कहा किया कि क्यूमर्स को ही मरवा दिया, और क्यूमर्स को मरवा के खुद गद्दी पर बैठ गया। और जब गद्दी पर बैठे तो एक नए वंश का उदय हुआ, खिलजी वंश। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में आगे। ये जलालुद्दीन खिलजी एक 70 साल का बूढ़ा था। इनकी उम्र थी 70 वर्ष। 70 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी गद्दी से प्रेम था, गद्दी पे बैठ गए उसको मार के, छोटे से बच्चे को। इन्हीं के समय में ही 1292 में, क्योंकि गद्दी पे बैठे थे 1290 में, 1290 में गद्दी पर बैठे, और 1292 में इन्हीं के समय में मंगोल आक्रमण हुआ। जब मंगोल आक्रमण हुआ तो कि जलालुद्दीन उनको विफल कर दिया। मंगोल आक्रमण में उनके आक्रमण को उसने विफल कर दिया, तो उसमें क्या किए, जब वो लोग पराजित हो गए तो कुछ तो चले गए आगे, कुछ जो है वहीं रुके, और वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। तो जो भी मंगोल आक्रमण में पराजित होने के बाद जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार किए उन्हें कहा गया नौ मुसलमान। वही लोग नौ मुसलमान कहलाए, और यही मुगलपुरा में बसे। तो जो लोग नौ मुसलमान कहाँ बसे थे? मुगलपुरा में। ये मुगलपुरा नामक स्थान है, वहां बसे। मुगलपुरा में ये लोग बस गए। उसके बाद इन्हीं का ही एक भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के एक भाई थे शहाबुद्दीन खिलजी, उन्हीं का लड़का अलाउद्दीन खिलजी था। इनका भतीजा था, और साथ ही साथ दामाद भी था। भतीजा कम, दामाद ज्यादा था, दामाद से ज्यादा प्यार होता है। तो ये इन्हीं का जो है दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो दक्षिण विजय से जीत कर आ रहा था, और उसी में एक खुश थे कि दामाद हमारा आ रहा, उसी के स्वागत में लगे थे। उसी दौरान ये मिले उससे, और अलाउद्दीन ने क्या किया, षड्यंत्र के द्वारा इनको मरवा दिया। कहीं कहीं मिलता है कि ये उससे गले मिलने जाते हैं, शाबाशी देने जाते हैं, और छुरा घूम देता है। कहीं मिलेगा कि मरवा दिया। और जब जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है 1296 में, 1296 में जब इनकी हत्या हो गई, तो उस समय इनकी हत्या के बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गद्दी पे बैठ गया। तो इनका जो समय रहा 1290 से 1296 का रहा, और 1296 में इनकी हत्या के बाद में गद्दी पे आकर बैठा 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। एक नया उपनाम, द्वितीय सिकंदर। ये सिकंदर की तरह महान शासक बनना चाहता था, दर्जा भी मिला इसे। ने आपको द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी की उपाधि भी इसने धारण की थी। अलाउद्दीन के जो अभियान है, इसके महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में हम बात करेंगे, फिर आगे बातें करते रहेंगे। इसका जो अभियान था, इसके अभियान में सबसे पहला अभियान की बात करें, जो इसका प्रथम अभियान था, जिसको प्रथम सैन्य अभियान कहा गया, गुजरात अभियान।
ये इसका प्रथम सैन्य अभियान था। और इसी अभियान के थ्रू जब इनमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? इसी गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा। खरीदा 1000 में खरीदे जाने के कारण ही मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी नाम कहा जाता है। 1000 दिनारी। मलिक काफूर काफी भरोसेमंद आदमी था इसका, जो इस पे काफी भरोसा करता था, ईमानदार भी था। गुजरात अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही हुआ मलिक काफूर, और क्योंकि आगे के कई अभियान में मलिक काफूर इसका बहुत मदद किया। कई अभियान ऐसे थे जो जिसका नेतृत्व मलिक काफूर ही करता है। तो इसका दूसरा अभियान की हम बात करें, हाँ, ये गुजरात अभियान में जब जाता है तो उस समय इसके जो नेतृत्व करता रहते हैं, इसके दो बहुत लड़ाकू इसके पास सेनानायक रहते थे, और वही उलूग खां और नुसरत खां। जो नेतृत्व किया था उलूग खां, यो नुसरत खां, ये बहुत पराक्रमी शासक रहते हैं इसके, और इन्हीं के नेतृत्व में ये इस अभियान को सफल बना पाता है। और हम रास्ते में जाते समय ये वहां जैसलमेर भी पड़ता है, जैसलमेर को भी विजिट कर लेते हैं गुजरात अभियान के दौरान। ये भी पूछेगा तो याद रखिएगा, जैसलमेर में ये लोग विजिट करते हैं, उसको भी विजिट करते हुए गुजरात अभियान को पहुंचते हैं। इसके बाद अगला अभियान है रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर के अभियान में उसको मिटा देते हैं। कमेंट आया तो सर बहुत छोटा दिखाई देता है, इसलिए टॉपिक टू टॉपिक उसको मिटाते रहेंगे, आगे आप लोग देख लीजिए। ये अभियान भी इसकी भी काफी महत्वपूर्ण है। इसका भी नेतृत्व उन्हीं दोनों ने किया था, उलूग खां एवं नुसरत खां ने इसका भी नेतृत्व किया। ये बघेल के राजपूत रामकरण ने कर्णदेव तृतीय, उस समय वहां के राजा कौन थे? कर्णदेव तृतीय। ये थे इनके समय में अभियान, वहां पे अभियान होता है, और उलूग खां और नुसरत खां ही इसके नेतृत्व में भी रहते हैं उस अभियान में भी। लेकिन उस अभियान के दौरान क्या होता है कि अभियान जो है उन दोनों के नेतृत्व में विफल हो जाता है, और जिसमें नुसरत खां मारा जाता है। इसी अभियान में नुसरत खां मारा जाता है। और जब नुसरत खां मारा गया तो अलाउद्दीन को गुस्सा आया, उसने अभियान का कमान स्वयं संभाला। और जब अलाउद्दीन ने कमान संभाला इस अभियान का, इसकी मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन ने स्वयं कमान संभाला। जब अलाउद्दीन ने स्वयं कमान संभाला तो उस दौरान क्या हुआ कि कर्णदेव तृतीय के जो प्रधानमंत्री रहता है वो उसके साथ धोखा कर लेता है। इसके प्रधानमंत्री ने इसके साथ धोखा किया, और जिससे ये कर्णदेव की पराजय हुई, और वहीं कर्णदेव तृतीय की मृत्यु हो जाती है। हाँ, वो हर जगह मिलते रहते हैं, जयचंद से लेके वो आगे बहुत उसके उदाहरण मिलते हैं, धोखा देने वाले वो तो मिलते ही रहेंगे। अगला है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो वहीं से जौहर का जो प्रथम साक्ष्य होता है, इसके मृत्यु होने के बाद में वहीं पे जो रानी रहती है उनके साथ अन्य जो रानियां रहती हैं सब जौहर कर लेती हैं। तो जो राजस्थान में जौहर का प्रथम साक्ष्य प्राप्त था। जो ये क्या होता है,
जब राजा लड़ाई पे जाते हैं तो एक केसरिया रंग होता है जिसको केसरिया करना बोला जाता है। और ये लोग प्रतिज्ञा करती हैं कि यदि अगर युद्ध में लड़ाई के दौरान राजा की मौत होती है तो ये लोग जौहर कर लेंगी। एक अग्निकुंड होता है जिसमें सब आग ढकता रहता है और ये लोग जिंदा उसी में कूद जाती हैं और कूदने के बाद में जल जाती हैं, बल्कि अपने मान सम्मान को, मर्यादा को बचाए रखती हैं, इसलिए ये लोग जौहर कर लेती हैं। ठीक है, अगला अभियान है चित्तौड़गढ़ अभियान। जो इसके प्रमुख अभियान है उन्हीं को हम फोकस करेंगे। अभियान तो ढेर सारे हैं। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ अभियान, यही चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान इनकी मुलाकात होती है रानी पद्मावती। पद्मिनी नाम रहता है, पद्मावती उनको कहा जाता है। इसका कारण भी बताया गया क्योंकि इसको पता चला, इसकी एक कहानी बताई, जैसे कोई जादूगर रहता है, यहाँ के राजा तो रहते हैं रतन सिंह, उस समय यहाँ के राजा रहते हैं रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी रहती हैं पद्मावती, रानी पद्मावती। और वो जादूगर ऐसा माना जाता है रतन सिंह और पद्मावती को बात करते हुए देख लेता है कि तरह, और ये बात इनको पता चलती है तो उसको महल से बाहर निकाल देते हैं। बाद में वो जाता है, इतनी खूबियां बता देता है पद्मावती को लेकर अलाउद्दीन खिलजी को, इतना ज्यादा इसके बारे में बता देता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग हो जाता है खराब और वो पद्मावती को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है, पगला जाता है। और इसी को पाने के पीछे इतनी लड़ाइयां होती हैं, कितने लोग बेचारे मराए, लेकिन अंततः वो पा नहीं पाता है। लड़ाई के दौरान रतन सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु के बाद में ये जौहर कर लेती है। रतन सिंह की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद पद्मावती खुद और अपने महल की रानियों के साथ में जौहर कर लेती है। तो चित्तौड़गढ़ में ये पद्मावती को तो पा नहीं पाया, लेकिन इसने क्या किया, अपने पुत्र खिज्र खां को वहां की गद्दी पे बैठाया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन ने खिज्र खां को गद्दी पे बैठाया और नाम क्या रख दिया, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। कुछ अभियान इसके बाद हम दक्षिण भारत के बारे में बता दें जो ज्यादा जरूरी है। दक्षिण भारत की बात अगर हम करते हैं तो जिसमें से देवगिरी का अभियान, देवगिरी अभियान उस समय रामचंद्र, वहां के जो राजा थे रामचंद्र थे, और उनका एक लड़का रहता है सिंहड़, जो दक्षिण अन्न अभियान में गृह युद्ध में मदद के लिए जाया रहता है पांड्य की तरफ। तो वहां पे सेना ही नहीं रहती है उस समय राजा रामचंद्र, अब सेना नहीं रहती है तो इनके पास में मजबूरी रहती है क्या कि ये संधि कर ले, नहीं तो मार दिए जाते हैं। तो इस अभियान के समय संधि होती है और ये होता है कि ये कर अपना भेजते रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिवर्ष अपना कर और भेजते रहेंगे, उसी पे वो मान जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 2-3 साल कर वाले लोग भेजते हैं और जब कर भेजना बस बंद कर देते हैं, और जब कर भेजना बंद कर देते हैं तो उसी पे अलाउद्दीन को गुस्सा आ जाती है, और जब अलाउद्दीन को गुस्सा आ जाती है तो द्वितीय अभियान, यहाँ का यह प्रथम अभियान था और फिर यही का द्वितीय अभियान होता है। ठीक है, देवगिरी का ही द्वितीय अभियान। और देवगिरी के द्वितीय अभियान में नेतृत्व मलिक काफूर करता है, मलिक काफूर को भेजा जाता है वहां पे। तो जब द्वितीय अभियान में मलिक काफूर जाता है तो क्योंकि इसको मिलाना भी था, इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अगर रामचंद्र मिल जाता है हमसे तो जो आगे के दक्षिण के अभियान है उसमें काफी मदद होगा। फिर एक बार यहाँ पे संधि हो गया और इसको काफी कुछ भेंट किया गया कि आगे आप हमारी मदद करिए, ये भी मदद के लिए विवश हो गया। और उसके बाद में ये लोग तैयारी बनाए तेलंगाना अभियान की, फिर अलाउद्दीन ने बनाया कि अब तेलंगाना।
और तेलंगाना अभियान के दौरान उस समय वहां का जो राजा रहता है प्रताप रुद्र रहते हैं, नेतृत्व जो किया था वो मलिक काफूर। इसमें मैंने कहा था मलिक काफूर बहुत भरोसेमंद आदमी था। इसके ज्यादातर अभियान दक्षिण भारत को विजय के लिए दक्षिण भारत के अभियान किसको भेजा था? मलिक काफूर। की क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इसका। अब तेलंगाना अभियान में भी फिर नेतृत्व मलिक काफूर ने किया और उस समय जो राजा रहते हैं वो प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव। इस अभियान में रामचंद्र जी विभूषण के द्वितीय बार अभियान हुआ देवगिरी का, तो ये मजबूर थे, तो ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ज्यादातर मदद इन्होंने ही किया। ये अच्छी नीति अपनाई थी, जिस अभियान में जिसको सफल होते थे उससे सौदा कर लेते, आगे के लिए तुम्हारी मदद करना, और उसी पे उसको छोड़ देते थे। कर और अपना अलग से इनको मिलता जुलता रहता था, वो अलग से पाए रहते थे। ये क्या किया? प्रताप रुद्रदेव इसकी अधीनता स्वीकार लिया, इसकी अधीनता स्वीकार लिया और इसने मलिक काफूर को ढेर सारा रत्न, सोना, चांदी और धन दौलत सब बहुत कुछ भेजा अलाउद्दीन के लिए। और मलिक काफूर को सब देने के बाद में इसी में ही कोहिनूर हीरा दिया था। मलिक का प्रताप रुद्रदेव ने ही वो कितनी कीमती, जो आज जिसकी कीमत का कोई पता नहीं कितना कीमती है, बहुत ज्यादा, वो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को भेंट किया हुआ था जब उसने अधीनता स्वीकार की हुई थी उसके सम्मान में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ, तो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को भेंट किया हुआ था। तेलंगाना यानी वारंगल के उसमें वो राजा रहते हैं उस दौरान। हाँ, अधीनता स्वीकार करने के बाद में एक चीज और याद रखिएगा, एक उन्होंने मूर्ति दिया हुआ था जिसके कहते हैं गले में सोने की जंजीर लगी हुई थी। ठीक है, और आगे कुछ अभियान और भी है जिसके जो इम्पोर्टेंट है, जैसे होयसल का अभियान। होयसल के अभियान का नेतृत्व भी इसी ने किया हुआ था। वहां भी प्रतिबद्ध कार्य, सोना चांदी इसी में संधि हो जाती है। फिर पांड अभियान की बात करें, अगला अभियान था पांड अभियान। मलिक काफूर ने बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत किया था रामदेव के लिए। पांड अभियान में वहां गृह युद्ध चल रहा था और उसके वहां दो भाई आपस में लड़ रहे थे। एक था सुंदर पांड और दूसरा भाई था वीर पांड। तो मलिक काफूर के नेतृत्व किया, मलिक काफूर ने सुंदर पांड का पक्ष लिया, लड़ाई की, लेकिन वीर पांड को पराजित नहीं कर पाए थे। वीर पांड के सामने ये लोग घुटने टेक दिए थे, पराजित नहीं कर पाए। लेकिन मलिक काफूर क्या किया, इसके साथ वहां पे जनता को लूट लिया, मंदिरों को लूट लिया, महलों को लूट लिया, धन दौलत तो बहुत ज्यादा हाथ लगा था, वही इनकी उपलब्धि थी, बल्कि इसको पराजित ये लोग नहीं कर पाए थे। फिर नेक्स्ट में फिर यहां पे आ जाइए, ये तो सुधर ही नहीं रहा था देवगिरी। देवगिरी का जो अभियान था, दूसरी बार तो हो गया था, तीसरी बार जो है रामचंद्र का लड़का, तीसरी बार रामचंद्र का लड़का जो है सिंघड़, ये गद्दी पे बैठा। और जब ये गद्दी पे बैठा अब की बार में, तो कहा अब हम राजा, अब क्या हम कुछ नहीं भेजेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, जो करना वो कर ले। ठीक है, और उस पे अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ जाती है और ये क्या करता है, तीसरे अभियान में ये मलिक काफूर को भेजता है और मलिक काफूर आता है। इस बार इसकी हत्या हो जाती है सिंघड़ की। तो जब रामचंद्र जी के पुत्र की हत्या हो जाती है, तो उस समय इनकी हत्या के बाद में रामचंद्र का दामाद इन्हीं का जो है दामाद रहता है, वो गद्दी पे बैठता है हरपाल देव। गद्दी पे कौन बैठा? हरपाल देव ने कहा तुमको गद्दी बैठा करे तो अपना कारोबार जितना भी होता है सब सिस्टमैटिक ढंग से भेजते रहना।